नमस्कार साथियों, डीके वर्चुअल कैंपस में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टेप्स ऑफ रिसर्च। अनुसंधान के क्या क्या सोपान होता है। अनुसंधान रिसर्च एप्टीट्यूड में स्टेप्स ऑफ रिसर्च से यूजीसी नेट में एक क्वेश्चन पूछा जाता है हर बार। आपको अरेंज करने के लिए दे देगा कि कौन सा स्टेप किस स्टेप के बाद आएगा। तो देखिए, हम इस वीडियो में बहुत व्यवहारिक बात करेंगे, एकदम सिंपल ल्यूसिड क्लियर लैंग्वेज में बात करेंगे और किताब से हट के बात करेंगे, क्योंकि जो आप किताब में पढ़ेंगे वो इस तरह से पढ़ेंगे आपको। पहले प्रॉब्लम, हाइपोथेसिस, रिसर्च, डिजाइन, डेटा एनालिसिस एंड कंक्लूजन। हम इसके अलावा एकदम व्यवहारिक बात करेंगे जो रिसर्च में एक रिसर्चर को करना पड़ता है। तो आइए देखते हैं। देखिए, हम इससे पहले के वीडियो में हम बता चुके हैं कि रिसर्च क्या होता है, व्हाट इज रिसर्च एंड व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च एंड हु कैन डू द रिसर्च। तो उन सब बातों के बाद अब ये बात करते हैं कि रिसर्च की विधि जो होती है, जो उसकी मेथड होता है रिसर्च का, उसमें किस स्टेप को पहले करते हैं, किस स्टेप को बाद में करते हैं। तो देखिए, सामान्य जीवन में ह्यूमन बीइंग जब कोई भी काम करता है तो उसकी एक विधि होती है और उसके कुछ स्टेप्स होते हैं। किसी भी चीज़ में देख लीजिए, जैसे कि आप मान लीजिए खाना बना रहे हैं, तो खाना बनाने की एक विधि होती है। शादी विवाह जो होता है उसकी भी एक विधि होती है। तो उसमें स्टेप्स बटा हुआ है ना कि किसके बाद क्या होता है। सामान्यतः तिलक पहले होता है, बारात बाद में। तो एक ये विधि बन गई है, ये साइंटिफिक एक विधि है, उस विवाह की विधि है, विवाह का स्टेप्स है। तो अलग अलग मतलब किसके बाद क्या। खाना बनाते हैं, जैसे सब्जी बना रहे हैं, तो सब्जी बनाते हैं तो कढ़ाई रख के पहले उसमें तेल डालेंगे, ठीक है, वो सब्जी उसमें फ्राई करेंगे, मसाला फ्राई करेंगे। ये एक विधि है ना कि सबसे पहले आप जो है मसाला ही डाल देते हैं तेल के पहले, तो तेल पहले डालेंगे ना। तो वैसे ही रिसर्च भी एक रिसर्च की एक विधि होती है और उस विधि में कौन सा काम पहले करते हैं, कौन सा काम बाद में करते हैं, इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले जो रिसर्च में किया जाता है, तो सबसे पहले तो आपको स्टडी करना पड़ेगा किसी एरिया में। यानी सबसे पहले अगर आप रिसर्च करना चाहते हैं तो किसी इंटरेस्टेड एरिया को आप सेलेक्ट करेंगे। यानी आपका इंटरेस्ट का एरिया क्या है, किस एरिया में आप रिसर्च करना चाहते हैं। तो फर्स्ट स्टेप इन प्रैक्टिकल फॉर्म इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ योर इंटरेस्ट एरिया। और जब आप इंटरेस्टेड एरिया की पहचान कर लिए, अपना इंटरेस्ट जिसमें हो, उसमें आप स्टडी करते हैं, थोड़ा बहुत पढ़ते हैं। और जब वो पढ़ते हैं तो उस पढ़ने के दौरान आपको एक प्रॉब्लम की फॉर्मुलेशन करनी पड़ती है, समस्या की पहचान करनी पड़ती है। देखिए, किताबों में 3 तरह से लिखा रहता है। सबसे पहला स्टेप होता है प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। तो लिखा रहता है 3 शब्द, समस्या, यानी हिंदी प्रॉब्लम की ये हिंदी है समस्या। तो कहीं 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 लिखता है पहचान, और कहीं कहीं लिखता है चुनाव, ठीक है, चयन जिसको कहीं कहीं। तो देखिए, पहचान शब्द ज़्यादा अनुकूल मुझे लगता है चुनाव और चयन से। कहीं लिखता है समस्या की चयन और कहीं लिखता है समस्या की पहचान। तो मेरे समझ से समस्या की का चुनाव नहीं किया जाता है, समस्या का चयन नहीं किया जाता है, समस्या की पहचान किया जाता है। तो पहला स्टेप होता है रिसर्च में, अकॉर्डिंग टू योर एग्जामिनेशन यूजीसी नेट के अकॉर्डिंग, सबसे पहला स्टेप होता है फॉर्मुलेशन ऑफ प्रॉब्लम या आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम। समस्या की आप पहचान करते हैं, समस्या आप बनाते हैं किस तरह। जो पहचान कर लिए तो उसका अपने शब्दों में आप उसका फॉर्मुलेशन करते हैं कि किस प्रकार की समस्या है, किस प्रकार का ये प्रॉब्लम है रिसर्च में। तो सबसे पहला स्टेप आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ प्रॉब्लम अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन। नहीं तो सामान्य जीवन में रिसर्च में सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंटरेस्टेड एरिया अकॉर्डिंग टू द रिसर्चर, उसके बाद
आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम। तो ये पहला स्टेप हो गया। जब ये आप कर लिए, समस्या की जब पहचान कर लिए, तो दूसरे नंबर पर आता है फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, यानी परिकल्पना का निर्माण। हम बताएंगे परिकल्पना क्या होता है, लेकिन इससे पहले हम एक बात कहना चाहेंगे कि सामान्य जब हम रिसर्च करने आते हैं सामान्यतः, तो ऐसा देखा जाता है कि हाइपोथेसिस बनाने से पहले और जब आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लिए, इसके बीच में डीप स्टडी होती है। डीप स्टडी अबाउट टॉपिक, जो भी आप प्रॉब्लम लिए हैं उसके बारे में आप गहन अध्ययन करते हैं। उस गहन अध्ययन के बाद आपके माइंड में एक हाइपोथेसिस आता है, और हाइपोथेसिस का अर्थ है परिकल्पना हिंदी में, लेकिन अब इसका व्यवहारिक अर्थ ये समझिए कि हाइपोथेसिस का मतलब होता है प्रोबेबल कंक्लूजन। समस्या का जो संभावित उत्तर होता है, मतलब क्या कहेंगे इसको, प्रोबेबल कंक्लूजन कहें, प्रोबेबल सॉल्यूशन कहें ऑफ योर प्रॉब्लम। जैसे मान लीजिए कि हम कोई समस्या चयन कर रहे हैं, एग्जाम्पल, जैसे हम समस्या चयन कर लिए, उदाहरण के लिए हम मतलब चल लिए, मान लीजिए कि अगर हम कर लिए कि लीगल सिस्टम में फीमेल की भागीदारी बहुत कम है, इसके पीछे का रीज़न क्या है, आप ये आपकी समस्या एक है। चलिए, अब हमारे माइंड में कुछ ना कुछ इसका प्रोबेबल आंसर आएगा, किस कारण से कम है, क्या वैसी वजह है, और वो वजह जो है आपको, वही वजह आप रिसर्च में दिखाना चाहते हैं, वही आपकी रिसर्च टॉपिक है, लेकिन आपके माइंड में एक कंक्लूजन भी रहता है कि अच्छा इस कारण से, लॉजिकल सॉल्यूशन भी रहता है आपका, इस कारण से महिलाओं की भागीदारी लीगल सिस्टम में कम है, ये रीज़न है। तो वो जो आपके माइंड में जो एक कंक्लूजन आ रहा है ना, एक उत्तर आ रहा है उस प्रॉब्लम का, वो ध्यान रखिएगा, वो अभी रॉ फॉर्म में है, वो अभी प्रूव्ड नहीं है, वो आप में अभी प्रोबेबल है, वो संभावित उत्तर है। उसी संभावित उत्तर को हम कहते हैं परिकल्पना, और उसी परिकल्पना को प्रूफ करना होता है अपने डेटा के साथ। तो जब हम प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर लिए, डीप स्टडी कर लिए उस प्रॉब्लम के बारे में, तो उसके बाद हमारे माइंड में एक कंक्लूजन आता है उस रिसर्च के बारे में, आंसर मिलता है उस प्रॉब्लम के बारे में, और वो अभी प्रोबेबल है, अभी वो टेस्ट नहीं हुआ है, वही हो जाता है परिकल्पना। तो जो दूसरा स्टेप है एग्जाम के अकॉर्डिंग, वो है फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। लेकिन इसके पहले डीप स्टडी जरूरी है, प्रॉब्लम के पहले इंटरेस्टेड एरिया चुनना जरूरी है। चलिए, तो ये दूसरा स्टेप हो गया। इसके बाद जब आपके पास प्रोबेबल सॉल्यूशन मिल गया, यानी परिकल्पना का आप निर्माण कर लिए, तब आप रिसर्च डिजाइन डेवलप करते हैं। रिसर्च डिजाइन जो है, ये एक तरह से ब्लूप्रिंट है आपके रिसर्च का। ये ब्लूप्रिंट इस मायने में है कि आप कौन सी विधि अपनाएंगे, कितना चैप्टर देंगे अपने थेसिस में, किस तरह के डेटा आप कलेक्ट करेंगे, एक पूरा रोड मैप, आप किस दिशा में आपका रिसर्च जाएगा, वो रोड मैप को कहते हैं डिजाइन। यानी रिसर्च डिजाइन इज द ब्लूप्रिंट ऑफ योर थेसिस, ब्लूप्रिंट ऑफ योर जर्नी। जैसे आप एक जर्नी पर निकले हैं, जैसे आप घर से निकले, मान लीजिए कि आप घर से निकले, आप निकले बनारस से, चल दिए आप, और आपको जाना है मुंबई। तो आपके दिमाग में एक ब्लूप्रिंट होता है कि हम जाएंगे, पहले स्टेशन जाएंगे, स्टेशन पे ट्रेन पकड़ेंगे, वहाँ उतरेंगे, टैक्सी लेंगे, फिर वहाँ पर आप पहुँचिएगा। तो एक ब्लूप्रिंट आपके माइंड में रहता है ना। तो ठीक हाइपोथेसिस के बाद आप जो है रिसर्च डिजाइन डेवलप करते हैं, और डिजाइन मैं बता दिया क्या होता है, एक ब्लूप्रिंट होता है, शोध की रूपरेखा, अनुसंधान की रूपरेखा, कि किस दिशा में जाएगा हमारा अनुसंधान, किस तरह का होगा हमारा अनुसंधान, किस तरह के आंकड़े हम प्रयोग करेंगे, किससे मिलेंगे, किसका इंटरव्यू लेंगे, कैसे पार्टिसिपेंट्स होंगे, किस तरह के डेटा होंगे, हमारा रिसर्च का टाइप क्या है। अलग अलग रिसर्च के टाइप्स होते हैं, हम आगे की वीडियो में बताएंगे टाइप्स ऑफ रिसर्च। तो ये पूरा का पूरा एक रूपरेखा होता है। और जब आप रूपरेखा तैयार कर लेते हैं, तीसरा स्टेप है बुक के अकॉर्डिंग, एग्जाम के अकॉर्डिंग,
उसके बाद आप सैंपलिंग करते हैं, तो नमूना जिसको कहेंगे, नमूना चयन, नमूना चयन, सैंपलिंग। तो देखिए, रिसर्च डिजाइन के बाद हम डेटा कलेक्शन पर जाते हैं, लेकिन डेटा कलेक्शन से पहले किस तरह के डेटा आपको चाहिए उसके बारे में नमूना उसका, माने आप ये समझ लीजिए ना कि अगर आप डेटा आपको 150-200 लोगों से लेना है तो 15-20 आदमी से वो डेटा लेकर चेक कर लिए कि हाँ यही मेरा डेटा है, हमें इसी के बारे में करना है। नहीं तो होता क्या है कि मान लीजिए कि आप डेटा लेने गए और डेटा कलेक्ट कर लिया, बाद में पता चला कि अरे हमको तो किसी और डेटा की ज़रूरत थी। तो इसीलिए समय नुकसान ना हो और हम प्रॉब्लम पे काम कर रहे हैं, इसके लिए नमूना चयन करते हैं। तो देखिए ना, नमूना चयन का एक बेहतर एग्जाम्पल आप समझिए, जैसे कि आप बाज़ार में जाते हैं चावल खरीदने, तो दुकानदार से कहते हैं ना कि थोड़ा नमूना दिखाइए मुझे, तो क्या करता है, एक अंजुरी चावल आपको ले आकर दे देता है, थोड़ा सा, एक मुट्ठी चावल आपको ले आकर दे देता है। आप उसको लेके बढ़िया से एकदम देख लेते हैं कैसा चमक है, कैसा दाना है, ठीक है। कई बार लोग थोड़ा खा के भी देख लेते हैं। तो उसके बाद बोरा लेते हैं ना, उसके बाद 1 बोरा 2 बोरा लेते हैं, 50 किलो 100 किलो लेते हैं। अगर आप उच्च नया चयन नहीं करिएगा तो घर आइएगा, देखिएगा, जब बोरा खोलिएगा तो पता चलेगा कि अरे यार ये तो ठीक नहीं है। तो फिर आप क्या करिएगा, दुकानदार के पास जाइएगा लौटाने। तो मान लीजिए कि एक बात है कि अगर मॉल से लिए हैं, नहीं लौटाएगा वो, तो प्रॉब्लम होगी। आप उससे क्या करेंगे, दुकानदार से आपकी कहा-सुनी होगी, मतलब कहने का अर्थ है परेशानी होगी। तो उसी परेशानी से बचने के लिए डेटा कलेक्शन से पहले थोड़ा-सा हम उसका चयन, नमूना देख लेते हैं, नमूना का हम जांच कर लेते हैं कि एकदम सही जा रहा है ना। और जब ये हो गया और जब ये टेस्ट कर लिए अपना, तब आप डेटा कलेक्शन करते हैं, आंकड़ों का चयन करते हैं। तो रिसर्च डिजाइन के बाद किताब में डेटा कलेक्शन लिखा रहता है, लेकिन उस डेटा कलेक्शन से पहले सैंपलिंग भी किया जाता है। किस तरह, अलग अलग सैंपलिंग होता है, प्रोबेबल सैंपलिंग, नॉन प्रोबेबल सैंपलिंग, कोटा सैंपलिंग, स्नोबॉल सैंपलिंग, बहुत तरह की सैंपलिंग होती है, वो आगे सीखेंगे हम। लेकिन हम आपको थोड़ी सी बात बताएं नमूना चयन के बारे में। अब जब डेटा कलेक्ट कर लिए, उस डेटा का कलेक्शन के बाद, डेटा किसी भी फॉर्म में हो सकता है, क्वांटिटेटिव फॉर्म में हो सकता है, क्वालिटेटिव फॉर्म में हो सकता है, यानी किसी का व्यू हो सकता है, विचार हो सकता है, डेटा सेकेंडरी हो सकता है, प्राइमरी हो सकता है। तो अब जो भी आप डेटा कलेक्ट किए, अब उस डेटा का क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे, विश्लेषण करेंगे। तो अगला जो स्टेप होता है एनालिसिस ऑफ डेटा, आंकड़ों का विश्लेषण। आंकड़ों का चयन हो गया, आंकड़ा कलेक्ट कर लिया आप, उसके बाद आप उस आंकड़े को एनालाइज कर रहे हैं, विश्लेषण कर रहे हैं, क्या रिजल्ट आया देख रहे हैं, कितना परसेंट में आया। अगर क्वांटिटेटिव है तो परसेंटेज निकालेंगे, क्वालिटेटिव है तो आप किस तरह के कंट्रास्ट क्या है, सिमिलर क्या है, जो आपको जिस तरह की ज़रूरत है विश्लेषण की, आप उस डेटा का विश्लेषण करेंगे, आप उस आंकड़ा का। और जब आप एनालिसिस कर लिए तो उसके बाद आप देखिए कंक्लूजन निकालते हैं अपने पूरे रिसर्च का। लेकिन इससे पहले, कंक्लूजन से आने से पहले, जब आप डेटा कलेक्ट किए और डेटा का एनालाइज कर लिए, तब इस एनालिसिस को हम अपने हाइपोथेसिस से टेस्ट करते हैं कि जो हम हाइपोथेसिस उस समय बनाए थे, ध्यान रखिए हम लोगों ने क्या हाइपोथेसिस उस समय दी, प्रॉब्लम क्या था, एग्जाम्पल में जब दिया था, महिलाओं की लीगल फील्ड में भागीदारी, क्या क्या कारण हैं जो अपने दिमाग में आया था, जैसे लॉ नहीं पढ़ती हैं वो, उनको मौका नहीं मिला, जो भी आप उत्तर उस समय, तब आप देखेंगे कि जो हम उस समय परिकल्पना निर्माण किए थे, हमारा एनालिसिस के बाद वो ठीक से आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यानी परिकल्पना की प्रतिपुष्टि, यानी क्या कहेंगे इसको अंग्रेजी में, जो टेस्टिंग द हाइपोथेसिस, ठीक है। हाइपोथेसिस आप टेस्ट कर रहे हैं कि हाँ हम जो सोचे थे वही बात है कि नहीं, कोई दूसरा चीज़ तो हम सोचे थे कुछ और, अब मिल रहा है कुछ और। तो
अगर आप जो सोचे थे कुछ और मिल रहा है कुछ और, तो फिर आपकी हाइपोथेसिस में प्रॉब्लम है, आप अच्छे से डेटा नहीं लिए हैं। और कहीं कहीं कभी कभी प्रैक्टिकल बात मैं ये कहूँ कि मान लीजिए कि आप हाइपोथेसिस बनाएं और उसके अनुसार आपका रिजल्ट नहीं मिला, तो कुछ लोग कहते हैं कि ये या तो आप फिर से डेटा कलेक्ट करिए, फिर से डेटा को चेक करिए, फिर से विश्लेषण करिए। देखिए कुछ विश्लेषण करने में प्रॉब्लम हो गई है, ठीक से डेटा कलेक्ट नहीं किए हैं, ठीक से ग्रुपिंग नहीं किए थे, ये सब बातें होती हैं। या कुछ लोग कहते हैं कि हाइपोथेसिस ही बदल दीजिए। लेकिन एक बात यहाँ पर मैं कहूँ कि अगर आपकी हाइपोथेसिस से आपका कंक्लूजन एनालिसिस मैच नहीं कर रहा है, तो ये भी एक तरह का रिसर्च हो गया कि हमने ये हाइपोथेसिस बनाया लेकिन रिजल्ट ये आया। ये भी तो एक बात हो गई कि हमारे दिमाग में ये हाइपोथेसिस चल रहा था लेकिन कंक्लूजन में रिजल्ट हमें ये मिला। अगर आप ठीक ठीक ईमानदारी से वो भी लिख देते हैं तो दिस विल ऑल्सो बी कॉल्ड अ रिसर्च। तो लेकिन अब आप वहाँ पर आपकी अब स्वतंत्रता हो जाती है कि आप फिर से टेस्ट करते हैं, फिर से लेते हैं, क्या करते हैं, फिर देखते हैं या हाइपोथेसिस चेंज करते हैं, जो भी है। तो अब एनालाइज कर लिए और एनालिसिस के बाद कंक्लूजन। तो मतलब देखिए 5वां स्टेप था एनालिसिस। इस एनालिसिस के बीच में टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस के बाद कंक्लूजन, और जब आप कंक्लूजन दे दिए उसके बाद जनरलाइजेशन होता है, सामान्य रिसर्च का सामान्यीकरण, यानी कि कॉमन पीपल के लिए, जनरल पीपल के लिए आप देते हैं। उसके बाद आप रिसर्च रिपोर्ट लिखते हैं। उसके बाद आप जो भी है आपके थेसिस में आप किस चार्ट का प्रयोग किए हैं, अपेंडिक्स वगैरह क्या क्या सब देते हैं, मतलब वो थेसिस में आ जाएगा। तो ये है स्टेप्स ऑफ रिसर्च, अनुसंधान के सोपान, शोध के सोपान इसको हिंदी में कहेंगे। किताब के लिए, एग्जाम के लिए सबसे पहले प्रॉब्लम का फॉर्मुलेशन करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे या कहीं कहीं पहचान करेंगे, चयन करेंगे, जो भी कहें। दूसरा होता है हाइपोथेसिस का निर्माण, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। तीसरा होता है रिसर्च डिजाइन। चौथा होता है डेटा कलेक्शन या सैम्पलिंग, उसके पहले कहीं कहीं लिखता है, कहीं कहीं छोड़ देता है। उसके बाद डेटा का एनालिसिस एंड कंक्लूजन। तो ये एक हुआ रिसर्च के स्टेप्स, और दीज स्टेप्स आर कॉल्ड साइंटिफिक स्टेप। कोई भी आप रिसर्च करिए, किसी भी प्रकार का रिसर्च करिए, उसमें आपको डेटा कलेक्ट करना ही पड़ेगा, चाहे आप क्वालिटेटिव करिए चाहे आप क्वांटिटेटिव करिए। डेटा करेंगे तो कब करेंगे? इन सब के बाद ही करेंगे, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन के बाद ही करेंगे, हाइपोथेसिस के बाद, रिसर्च डिजाइन के बाद ही डेटा कलेक्ट करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप रिसर्च करने आए और चले गए डेटा कलेक्ट करने बिना कोई टॉपिक। जब टॉपिक ही नहीं है आपके पास, समस्या नहीं है, तो फिर आप कहाँ से डेटा, यानी डेटा पहला स्टेप डेटा कलेक्शन नहीं है। अच्छा, कंक्लूजन पर पहले नहीं आ जाएंगे हम। तो कहने का मतलब ये है कि पहले एक सीढ़ी, फिर दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, ऐसे करते करते ना छत पे जाएंगे। तो एक ये विधि है रिसर्च करने की, और अगर इससे कोई, आप इसको तोड़ते हैं, आप इसको अगर तोड़ देते हैं तो वो रिसर्च साइंटिफिक नहीं होगा, वो व्यवहारिक नहीं होगा, वो रिसर्च का मेथोडोलॉजी के अकॉर्डिंग नहीं होगा। और कोई भी काम मेथोडोलॉजी से नहीं करते हैं, स्टेप से नहीं करते हैं, तो उसका रिजल्ट नहीं ठीक होता है, साइंटिफिक नहीं होता है, तो फिर वो आपका रिसर्च नहीं कहा जाएगा। अपने जीवन में भी कोई ऐसा काम आप जो करते हैं जो स्टेप से नहीं होता है, जिसकी विधि सही नहीं होती है, वो रिसर्च, वो काम ठीक नहीं माना जाता है। आप कहीं भी अपनाइएगा, एडमिशन से पहले अगर डिग्री मिल जाए तो पढ़ाई पूरी वो कही जाएगी, वो डिग्री। एडमिशन होता है, उसके बाद पढ़ाई होती है, फिर टेस्ट होता है, फिर एग्ज़ाम होता है ना। अब कहीं एग्जाम, एडमिशन के लिए भी एग्ज़ाम होता है, तो मतलब वो तो एक एडमिशन के लिए एग्ज़ाम है, लेकिन डिग्री के लिए जो एग्ज़ाम होता है वह कब होता है? लास्ट में होता है ना। एग्ज़ाम डिग्री देने के लिए पहले नहीं होता है, पहले पढ़ाई होती है। उस पढ़ाई में भी कई विधि होते हैं, असाइनमेंट करना पड़ता है, टेस्ट, क्लास टेस्ट होता है, फिर जाके फाइनल टेस्ट होता है। तो इस वीडियो में मैं आपको ये समझाने का प्रयास किया कि रिसर्च के स्टेप्स क्या है और
इन सारे स्टेप्स से एक क्वेश्चन यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर में ज़रूर पूछता है, और एकदम इसको रट जाइएगा, समझ जाइएगा, व्यवहारिक बातें समझ जाइएगा। व्यवहारिक बातें आप रिसर्च करेंगे उस समय काम आएगा। और अगर आप ये रट गए एकदम प्रॉब्लम, हाइपोथेसिस, रिसर्च डिजाइन, डेटा कलेक्शन, एनालिसिस एंड कंक्लूजन, तो 1 नंबर आपका कंफर्म है यूजीसी नेट एग्जाम में वो अरेंज करने के लिए दे देता है। या फिर इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद क्या आएगा, तो ये है रिसर्च का स्टेप्स। साथियों, डीके वर्चुअल कैंपस मेरा यूट्यूब चैनल है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। इसी तरह से हम आगे भी वीडियो बनाते रहेंगे रिसर्च के बारे में, लैंग्वेज एंड लिंग्विस्टिक्स के बारे में, इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में, टीचिंग के बारे में भी बनाएंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ताकि आपको जानकारियाँ मिलती रहें। इस वीडियो के बाद हम अब विस्तार में थोड़ा बात करेंगे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रैक्टिकल लाइफ में जब आप रिसर्च करने आएंगे उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, कि प्रॉब्लम है तो अब प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे। प्रॉब्लम कैसी होनी चाहिए, प्रॉब्लम कहाँ से मिलता है, कैसे मिलता है, हाइपोथेसिस कैसा होना चाहिए, क्या क्या, एक एक के बारे में, जो एक एक स्टेप है ना, अब एक एक के बारे में हम 10-15 मिनट की एक वीडियो बनाएंगे, जो आपके एग्ज़ाम में और आपके अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करेगा, आपकी कॉम्पिटेंस को डेवलप करेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।